Hello students, so today we are here to study about the next topic in the chapter of pressure, that is all about transmission of pressure, how the pressure is transmitted from one point to another in case of liquids. Okay, transmission of pressure in liquids, it is all based upon the actual law called as Pascal's law. Now what is your Pascal's law? To understand this Pascal's law, we need to first understand how the pressure changes take place. So let me explain you with respect to a simple example. For example, if I take a beaker, inside which there is a water, this is your free surface, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, free surface, okay, दिख रहा है, okay, this is your free surface, यहाँ तक हम लोग ने पानी लिया है, and inside completely filled with water, it is a confined यानी packed volume है, कहीं से भी लीकेज नहीं है, कुछ नहीं है, एक फिक्स वॉल्यूम का बीकर है. ओके, इसके अंदर नाउ दिस इज योर जीरो हाइट, मतलब वी नॉर्मली मेजर द हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस. सो यहाँ से यहाँ तक सपोज एक हाइट ले लिया h1, ओके, और यहाँ से ऊपर से ही और एक हाइट ले लिया h2, चलेगा. दो अलग अलग हाइट लिया. इन द प्रूफ पार्ट आई हैड ऑलरेडी सेड दैट प्रेशर जो होता है इट इज इक्वल टू h इंटू रो इंटू जी, मतलब प्रेशर इज डिपेंडेंट अपॉन द हाइट, द डेंसिटी एंड द ग्रेविटी. ओके, अभी हम लोग को यहाँ पर सिर्फ प्रेशर और हाइट का रिलेशन देखना है, दैट इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट. यानी मैंने बताया था प्रीवियसली दैट जैसे ही हाइट इंक्रीज होगा तो उसका प्रेशर भी इंक्रीज होने वाला है. तो सपोज इफ कंपेयर द टू हाइट्स, ये हाइट और ये हाइट, दिस हाइट इज स्मॉलर और यहाँ पर ये दिस h2 इज ग्रेटर, बराबर है. हियर इन दिस h2 is greater than h1, तो obviously pressure at p2 will be greater than pressure at p1, बराबर है. Let me explain you with an example. So suppose ये एक height है, यहाँ पर मैंने pressure ले लिया, pressure is suppose 10 pascal ले लिया, 10 pascal ले लिया. यहाँ पर the pressure is 10 pascal because the depth is only h1, यहाँ पर इतना छोटा सा height है. लेकिन जैसे ही height बढ़ेगा फ्रॉम द फ्री सरफेस, जैसे ही हाइट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्रेशर भी बढ़ेगा. तो लेट दिस प्रेशर P2 यहाँ पर भी 60 नहीं 50 ले लेता हूँ, 50 पास्कल, चलेगा. सो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, देयर इज अ डिफरेंस इन द हाइट. डिफरेंस इन द हाइट को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा एच, दैट इज कॉल्ड एज द डिफरेंस इन हाइट. तो एज देयर इज डिफरेंस इन हाइट, यहाँ पर प्रेशर में भी डिफरेंसेस है, प्रेशर में भी डिफरेंस है. लेट अस फाइंड आउट कितना डिफरेंस है. ओके, द डिफरेंस इन प्रेशर इज हाउ मच, डिफरेंस इन प्रेशर यहाँ पर इज हाउ मच, एक में 50 है और एक में 10 है. तो द डिफरेंस इन प्रेशर इज यहाँ पर इट इज डिफरेंस इन प्रेशर इज रिटन एज, एक तो 50 है और एक 10 है, तो इट इज 50 माइनस 10 विच कम्स आउट टू बी 40 पास्कल, चलेगा. ये एक कंडीशन हुआ. ओके, तो नॉर्मली व्हेन देयर इज ओनली अ फ्री सरफेस, एक पॉइंट पे प्रेशर कितना है 10, दूसरे पॉइंट के ऊपर कितना है 50, दोनों का मैंने डिफरेंस फाइंड आउट किया, आई फाउंड 40 पास्कल. ओके, नाउ एक काम करता हूं, इधर एक हैवी लोड रख देता हूं, या फिर कोई एक पिस्टन बोलते, पता है पिस्टन जिससे कॉम्प्रेस किया जाता है, पिस्टन रखो या फिर कोई एक वेट रख दिया सपोज. तो जैसे ही ऊपर से फोर्स अप्लाई होगा, जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा उतना अंदर का प्रेशर इंक्रीज होने वाला है, थ्रू आउट द लिक्विड द प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज. अभी अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो मैंने इसको चेंज कर दिया, पहले जो 10 था अभी उसका प्रेशर कितना हो गया 20 हो गया, और ये भी मैंने इंक्रीज कर दिया, मतलब प्रेशर सब जगह पर इंक्रीज हो रहा है, तो ये 60 हो गया. तो नाउ दिस इज अ न्यू चेंज. तो अभी लेट अस फाइंड अभी का डिफरेंस. तो नाउ अगेन द डिफरेंस इन द प्रेशर इज, ये कितना है 60 और ये कितना है 20, तो अगेन वापस से मुझे क्या मिला 40 पास्कल. तो देख रहे हो, जैसे प्रेशर इज गोइंग इंक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग, द करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इज ऑल्सो चेंज इन द अदर पॉइंट. तो अगर एक पॉइंट के ऊपर प्रेशर इंक्रीज किया, इक्वली द प्रेशर इज इंक्रीज ऑन द अदर पॉइंट. इक्वली है ना, 40 पास्कल. अच्छा, इधर इंक्रीज कितना किया था, पहले 10 था,
बाद में हम लोग ने उसको पहले 10 था 10 पास्कल, बाद में उसको हम लोग ने 20 पास्कल किया, और यहाँ पर पहले 50 पास्कल था, बाद में उसको 60 पास्कल कर दिया। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है दोनों में? 10 पास्कल का। यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का आ रहा है? 10 पास्कल का। मतलब द करस्पॉन्डिंग चेंजेस, यहाँ पर अगर 10 पास्कल से इंक्रीज हुआ तो अदर पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 10 पास्कल। का मतलब क्या हो रहा है? द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड, द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड एट वन पॉइंट एंड इक्वल प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द अदर पॉइंट। अगर एक पॉइंट के ऊपर कोई इंक्रीज बताया है, सपोज सम इंक्रीज इन द प्रेशर, द सेम इंक्रीज विल बी सीन इन द अदर पॉइंट, एट द अदर पॉइंट। मतलब इट कैन बी एनीवेयर, इट कैन बी थ्रू आउट द लिक्विड, कहीं पर भी देखोगे तो इक्वल चेंजेस विल बी सीन इन द प्रेशर, एंड दैट इज व्हाट इज योर पास्कल्स लॉ। देखते हैं क्या लिखा है पास्कल्स लॉ के बारे में। सो यहां पर होता क्या है? देयरफॉर द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड, दिख रहा है? यस, द प्रेशर एक्सर्टेड एट वन पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट के ऊपर अगर प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, देन इट इज इक्वली ट्रांसमिटेड टू द अदर पॉइंट। ये अदर पॉइंट कैन बी एनी अदर प्लेस और एनी अदर कंटेनर, and this is what is called as Pascal's law. मतलब this is just a explanatory part. समझ में आ रहा है? What I said was I took a beaker, दो अलग अलग हाइट के ऊपर I found the pressure। यहाँ पर पहले 10 था, बाद में पहले 10 था, बाद और नीचे के इसमें 50 था, तो I tried to find the difference, मुझे 40 मिला। अभी जैसे उसके ऊपर हैवी प्रेशर अप्लाई किया, हैवी फोर्स अप्लाई किया, तो सिंस द वेसल तो सेम ही है, कंटेनर सेम है, कन्फाइंड है, उसको बोलते हैं कन्फाइंड। कन्फाइंड मतलब पैक्ड इन अ सेम वॉल्यूम, पैक्ड इन अ सेम वॉल्यूम। तो फिर प्रेशर हैज इंक्रीज्ड एट वन पॉइंट, 20 हो गया, तो द करस्पॉन्डिंग प्रेशर एट अदर पॉइंट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। वो कितना बन गया? 60 पास्कल। अगेन आई ट्राई टू फाइंड द डिफरेंस, मुझे 40 पास्कल मिला। तो दोनों में भी डिफरेंस कितने का है? 40 पास्कल का है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि जब एक पॉइंट के ऊपर अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो इक्वल चेंज will take place at the other point। जैसे मैंने इधर बताया, इधर 10 का 20 हो गया, मतलब 10 पास्कल इंक्रीज हुआ, तो यहां पर भी 50 का खाली 60 हुआ, मतलब वहां पर भी 10 पास्कल का ही इंक्रीमेंट हुआ है। इसका मतलब इक्वल प्रेशर इज ट्रांसमिटेड। इसीलिए द स्टेटमेंट सेज द प्रेशर एक्सर्टेड एट वन पॉइंट, द प्रेशर एक्सर्टेड एट वन पॉइंट इज इक्वली ट्रांसमिटेड टू द अदर पॉइंट। तो यहां पर भी इक्वल प्रेशर विल बी exerted, and that is what is the Pascal's law. Now let me state the actual Pascal's law. Okay, understood this much? So the actual Pascal's law we are studying. What is the Pascal's law? What does it state? The Pascal's law states that the pressure which is exerted anywhere in a confined, I told you the meaning of confined liquid, then it is transmitted, then it is transmitted equally and undiminished in all directions throughout the liquid, का मतलब क्या हुआ? वापस से गो थ्रू करते हैं हम लोग। द पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर, मैंने बताया था द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड एनीवेयर, यहां पर 10 पास्कल बराबर, द प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन अ कन्फाइंड लिक्विड, कन्फाइंड मतलब एक फिक्स्ड कंटेनर,
फिक्स कंटेनर जिसका शेप, साइज, वॉल्यूम कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, बराबर है, तो इट इज सेड टू बी अ कन्फाइंड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड, जितना प्रेशर यहां पर इंक्रीज हुआ है इट इज ट्रांसमिटेड इक्वली, उतना ही प्रेशर चेंज विल बी सीन एंड अनडिमिनिश्ड। अनडिमिनिश्ड का मतलब मैंने प्रेशर कितना बोला था यहां पर 50 पास्कल बोला था, तो 50 की जगह पर 49 भी नहीं होगा और 48 भी नहीं होगा, इक्वल होगा। अगर 40 का डिफरेंस चाहिए तो वो 50 ही होना चाहिए, मतलब द प्रेशर एट अदर पॉइंट विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन सेम, इट इज अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शंस। इन ऑल डायरेक्शंस कहीं पर भी देखो ये चेंजेस, इट विल रिमेन सेम थ्रू आउट द लिक्विड। समझ में आया? कन्फाइंड और अनडिमिनिश्ड, देयर इज नो चेंज इन द प्रेशर, देयर इज नो चेंज इन द प्रेशर, मतलब the difference will remain constant, the difference will always remain constant. That is what is your Pascal's law. Once again, the Pascal's law states that the pressure exerted anywhere in a confined liquid is transmitted equally and undiminished, no changes in all directions but taking place throughout the liquid. This is your Pascal's law. अब इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए there is an experiment. लेट अस ट्राई टू स्टडी द एक्सपेरिमेंट। ये अगर लॉ समझ में आ गया है, जस्ट नोट डाउन दी लॉ, इसको जरूरत नहीं है, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग से। ओके, नाउ वी प्रोसीड फर्दर विद एन एक्सपेरिमेंट जिसमें भी यही प्रूव होने वाला है कि प्रेशर इज एक्सर्टेड इक्वली। लेट अस सी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द डायग्रामेटिक पार्ट। हियर इट इज एन एक्सपेरिमेंट वेयर वी आर गोइंग टू प्रूव दैट द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली। कैसे? इसमें क्या क्या चीज लिया गया है? फर्स्ट विल ट्राई टू एक्सप्लेन द apparatus पार्ट, द एप्लीकेशन पार्ट। क्या क्या है इसके अंदर? फर्स्ट वी हैव टेकन अ ग्लास फ्लास्क। ओके, दिख रहा है ग्लास का पूरा फ्लास्क दिख रहा है, हैविंग अ नैरो ट्यूब्स कमिंग आउट फ्रॉम इट्स साइड्स एंड द बॉटम। ये दिख रहा है, ये सब 1 2 3 4, दिस आर ऑल द ट्यूब्स विच आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स फ्रॉम द फ्लास्क, एंड देन इट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर। ओके, इट इज फिल्ड विथ water. The flask is provided with an airtight piston. देख रहे हो ऊपर से ये ब्लैक कलर का पिस्टन, ऊपर से पिस्टन का प्रेशर एक फोर्स क्रिएट करने के लिए, यहाँ पर पुश का मतलब क्या है? फोर्स। पुश करेंगे तो एक फोर्स अप्लाई होगा, और फोर्स अप्लाई करने से अंदर का जो पानी है, वॉट एवर इज द वाटर इनसाइड, उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा, बराबर है? ओके, नाउ पिस्टन इज ओवर देयर, वी हैव फिल्ड ऑलरेडी द फ्लास्क विद द वाटर। और इनिशियली जब हम लोग ने पिस्टन को अभी तक पुश किया नहीं है, पुश नहीं किया है, इसके लिए यहाँ पर एक इनिशियल लेवल ऑफ वाटर बताया गया है। तो व्हेन द पिस्टन वाज नॉट फोर्स्ड, वाज नॉट पुश्ड डाउनवर्ड्स, तभी देयर वाज एन इनिशियल लेवल ऑफ वाटर। ओके, समझ में आ रहा है? देयर इज एन इनिशियल लेवल ऑफ वाटर विच इज शोन बाय डॉटेड लाइन्स। दिख रहा है यहाँ पर? ओके, अभी इतना समझा तो फिर नाउ एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते। अभी एक काम करो, अप्लाई द फोर्स, यानी ये जो पुश है, अप्लाई द पुश इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जैसे ही द पुश इज अप्लाइड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, द वाटर विल मूव डाउनवर्ड्स, यानी एक्चुअली द प्रेशर इज क्रिएटेड। पानी के अंदर इनसाइड द वाटर सम प्रेशर इज क्रिएटेड। नाउ अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ क्या था? इक्वल प्रेशर इज ट्रांसमिटेड एट ऑल पॉइंट्स। तो यहाँ पर जितना भी ट्यूब्स हम लोग ने लगाया है, इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर विल बी exerted at each point. तो जैसे ही पिस्टन को डाउनवर्ड हम लोग ने जर्क दिया, पुश द पिस्टन डाउन इनटू द फ्लास्क जेंटली, धीरे धीरे करके, तो क्या दिखाई देगा? कैन यू सी डॉटेड लाइन के ऊपर ट्यूब में से एक जेट ऑफ वाटर रीचिंग द सेम हाइट लिखा हुआ है, रेड कलर का डॉटेड लाइन बताया हुआ है। तो द जेट ऑफ वाटर, लेकिन ये जेट यानी कि स्पर्ट, यानी कि जो फाउंटेन जो निकल रहा है, सबका हाइट इक्वल है। सबका हाइट इक्वल क्यों है? क्योंकि सर प्रेशर एक्सर्टेड इज इक्वल एट ऑल पॉइंट्स। समझ में आ रहा है? द प्रेशर एक्सर्टेड इज इक्वल एट ऑल पॉइंट्स। क्या लिखा गया है? सो पुश द पिस्टन डाउन इनटू द फ्लास्क जेंटली, व्हाट विल यू सी इज jets of water rises out from each tube and that too reaching the same height. समझ में आया? इससे क्या प्रूव हो रहा है? इससे क्या प्रूव हो रहा है? इससे ये प्रूव हो रहा है that is the pressure applied, the pressure which is applied by the piston to the enclosed liquid, ये जो अंदर closed liquid है, that pressure is transmitted equally in all direction
everywhere inside the liquid, everywhere inside the liquid, and that is the reason why ये जितना भी ट्यूब्स है उसके अंदर का जो भी जेट फाउंटेन जो भी निकल रहा है, इट इज एट अ इक्वल हाइट. समझ में आया? दिस इज द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट प्रेशर एक्सर्टेड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन. अभी ये डायग्रामेटिकली इफ यू हैव अंडरस्टूड, लेट मी पुट अप ऑन द बोर्ड टू हैव अ क्लियर कट नोट्स. How, what the steps are, what is the observation part, and what is the conclusion part. Okay, just have a look at it and understand. So what we did was the procedure part first. Procedure में हम लोग ने क्या किया? First we take a glass flask having narrow tubes coming out sorry. So what we did was, procedure के अंदर take a glass flask having narrow tubes coming out from its sides and also bottom. What else thing? The flask is provided with an airtight piston at its mouth, जिससे क्या हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे तो अंदर का प्रेशर इंक्रीज होगा. देन इट इज फिल्ड विथ वाटर, वो तो पहले ही बता दिया है. फिल द flask with water. Note down initially that the water in each tube will be at the same level. Okay, I told you by the black dotted lines. It is at the same level. So now what you do is apply some force, यानी के push the piston down into the flask, लेकिन gently. Okay, so what will you observe? Let me write the observation. Observation will be only one thing, that is you can see jets of water rises out from each tube, but that too कैसे हो रहा है वो? It is reaching the same height तक पहुंचेगा, which is shown by the red dotted line. बराबर? तो from this what do we conclude? Conclusion क्या होगा अपना? The conclusion will be the pressure which was applied to the enclosed liquid is transmitted equally in all directions, that too everywhere
but inside the liquid. समझ में आ रहा है? एक्सपेरिमेंटली समझ में आ गया that this was a procedure. मैंने I have divided into 3 parts. प्रोसीजर क्या होगा, ऑब्जर्वेशन क्या होगा और कंक्लूजन क्या होगा. पहले हम लोग ने फ्लास्क लिया था जिसके अंदर नैरो ट्यूब्स हम लोग ने पुट अप किए थे. लेट अस ट्राई आउट दिस वे अगेन. ओके हाँ, लुक एट द रिटन मटेरियल लेटर ऑन. पहले वापस से डायग्रामेटिकली देख लो अगर समझ में आ रहा है. सो व्हाट वी डिड वाज टेक अ ग्लास फ्लास्क. वी टुक दिस ग्लास फ्लास्क having narrow tubes. एक मिनट. This is your glass flask with narrow tubes everywhere, sides में भी और bottom में भी. Now the flask is provided with a piston at the mouth. It is filled with water. The water in each tube is shown to be at equal level. जो लिखा है ना initial level of water, it is shown by a black line. Now start pushing the पिस्टन इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. पिस्टन को जैसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करोगे, व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन दैट दिस जेट्स, ये जो रेड लाइन से बताया गया है 1 2 3 एंड 4, द जेट्स ऑफ वाटर राइजेज आउट फ्रॉम ईच ट्यूब एंड दैट टू इट रीचेज द इक्वल हाइट. रेड लाइन बता रहा है कि सबका हाइट सेम है. तो व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम इट कि यहां से जब फोर्स अप्लाई किया गया तो अंदर जो प्रेशर क्रिएट हुआ था इट वॉज इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल द ट्यूब्स, चाहे वो साइड का ट्यूब हो या बॉटम का ट्यूब हो. द प्रेशर एक्सर्टेड इज इक्वली, दैट इज द प्रेशर अप्लाइड टू द एनक्लोज लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस एवरीवेयर इनसाइड द लिक्विड. गॉट दिस? दिस वॉज डायग्रामेटिक विद द एक्सप्लेनेशन एज गिवन बिलो. ओके, ये एक्सप्लेनेशन है आपका और डायग्राम भी आपको बता दिया गया है. ओके, जस्ट गो थ्रू द एक्सपेरिमेंट प्रॉपरली, क्योंकि एग्जाम में डायग्रामेटिकली पूछेंगे तो डायग्रामेटिकली किसका क्या इंपॉर्टेंस है दैट यू शुड नो एंड व्हाट अल्टीमेटली इज द कंक्लूजन. ये एक्सपेरिमेंट स्टडी करके हमको पता क्या चलता है दैट वी आर सपोज टू नो. ओके, अंडरस्टूड दिस? जस्ट गो थ्रू इट. सो नाउ वंस वी आर नोन टू द पास्कल्स लॉ, you have understood it experimentally, but now how it is applied, what are the applications, what are the applications of Pascal's law that we are going to study, where it is applicable, in which type of machines or instruments the Pascal's law can be applied. Mostly it is all the type of hydraulic machines that are called hydraulic machines which have the application of Pascal's law. There are certain hydraulic machines like we call it as hydraulic press, we call it as a hydraulic jack or also called as a lift, and about the hydraulic brakes. So these are all the type of machines which are under hydraulic machines which use the principle of Pascal's law. Now what would be the application and what will be the principle behind which this is applicable? The principle of a hydraulic machine. What is the principle? The pressure should remain the same. So when the pressure should remain same, the application says when a small force is applied on a smaller piston, it is transmitted to produce a large force on the bigger piston.
So here the piston are going to be pushed and pulled. The force is going to be applied. When we apply a small force on a smaller piston, अगर smaller piston के ऊपर if you apply some smaller force, then when it is passing on into a larger vessel, it gets transmitted to produce a larger force. So here the force produced will be larger. The force produced is larger in the other piston. So here the application is when a force is applied on one of the piston, which is a smaller force. A smaller force is produced in a smaller vessel, then it gets transmitted into the other vessel where a large amount of force is applied on the larger piston. Getting it? So that we are going to study in the Pascal's law and the principles and the application of hydraulic machines. So first I try to explain you how the hydraulic machine works. So here we are trying to study about the principle of a hydraulic machine. Okay, just have a look at it. Here this is your hydraulic machine, जिसके अंदर there are two cylinders. One is called P cylinder and the other is your Q cylinder, and both of them are having a different area. They are cylindrical vessels. So ऊपर का जो circular surface है, the area of this surface is smaller and area of this circle is bigger. I have assumed it as A1 and A2. इसका area, let the area of the smaller cylinder be A1 and the bigger cylinder be A2. चलेगा? So two cylinders, smaller and a bigger, cross section area A1 और इसका cross section area A2. And now can you see at the bottom, both of them are connected by a tube that is called as a connecting tube, and it is denoted by R. Your R is your connecting tube, horizontal tube R. समझ में आया इतना? So two cylinders, that is cylinder P and cylinder Q, having cross section area A1 and A2 and connected by a horizontal tube R. समझ में आ रहा है? Now in the vessels, vessel contains, दोनों भी वेसल के अंदर we have filled some liquid, let it be water, पानी ही समझो. So liquid water is put into both the vessels and they are provided by a piston. यहाँ पर देख रहे हो, this is the shaded portion. ये जो shaded portion है वो piston है. Piston यानी क्या होता है? Which creates a pressure, उससे force apply किया जाता है. So here this is your piston A, देखो piston A, and यहाँ पर for this cylinder this is your piston B. देख रहे हो ना, द पिस्टन ए छोटा है और पिस्टन बी बड़ा है क्योंकि सिलेंडर बड़ा हुआ है. समझेगा? सो देर आर टू वेसल्स filled with liquid. One is provided with piston A, the other is provided with piston B. Okay. Now इसका diameter already I told you the area is smaller. इसका मतलब उसका diameter भी small रहेगा और इसका area बड़ा है, इसके लिए उसका diameter भी बड़ा होगा. So your vessel P is smaller in diameter as compared to diameter of Q. ओके ओके. नाउ यहाँ पर देख रहे हो एक वेट अप्लाई किया हुआ है. जैसे उसके ऊपर वेट अप्लाई करेंगे, वेट मतलब क्या? फोर्स. तो इसका मतलब व्हेन सम फोर्स इज अप्लाइड, यहाँ पर फोर्स देखो हम लोग ने क्या डिनोट किया है, F1. ओके. सो इफ द फोर्स इज अप्लाइड, व्हेन अ फोर्स इज प्लेस्ड ऑन द पिस्टन ए, पिस्टन ए के ऊपर एक वेट रखा हुआ है, देन इट विल प्रोड्यूस और एक्सर्ट मतलब इट विल इम्प्रेस अपॉन दिस, इट विल इम्पैक्ट अ फोर्स. लेट द फोर्स बी F1. किसके ऊपर एक्ट कर रहा है? On the piston A. So piston A के ऊपर a force will be applied. लेकिन according to Pascal's law क्या था? That when the pressure is applied, Pascal's law के accordingly, when a pressure is applied, pressure is exerted on piston A, then it should get transmitted through this R and it will go to the piston B and it will create a pressure in an upward direction. समझ में आ रहा है? Create a pressure in the upward direction. That pressure we have denoted by P2. तो यहाँ से जो प्रेशर क्रिएट हुआ था, तो यहाँ का प्रेशर विल बी इक्वली ट्रांसमिटेड टू द अदर सिलेंडर Q. Getting it? When the weight is applied, then according to the Pascal's law, the pressure which is exerted on piston A is transmitted through the connecting tube to the piston B. समझ में आ रहा है? ओके. तो प्रेशर गेट्स ट्रांसमिटेड.
बट हम लोग ने पास्कल्स लॉ में बोला था द इक्वल प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड. इक्वल प्रेशर इज ट्रांसमिटेड मतलब P1 और P2 दोनों भी इक्वल हो जाएगा. सो दिस एक्सर्ट्स एन अपवर्ड प्रेशर. यहाँ पर क्या था, प्रेशर डाउनवर्ड्स था क्योंकि फोर्स वाज एक्टिंग फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन. और यहाँ पर क्या होगा, फोर्स विल एक्ट इन अ अपवर्ड डायरेक्शन क्योंकि प्रेशर भी अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है. गेटिंग इट? तो हियर द प्रेशर इज डिनोटेड बाय F2. चलेगा? ओके. नाउ द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अपवर्ड प्रेशर इज F2. इट इज एक्सर्टेड ऑन पिस्टन B. ओके, तो इसके हम लोग अभी डेरिवेशन करेंगे. लेट्स सी द डेरिवेशन. कीप द डायग्राम, कीप द टेक्स्ट बुक ओपन विथ यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द point by point the description and the explanation of this derivation. Okay, just have a look. Okay, so now if you look at the procedure, what we have taken is, यहाँ पर दिख रहा है ये, तो okay, along with the explanation you can have a look. Okay, two cylinders P and Q with cross section area A1 and A2 are connected by a horizontal tube R. समझ में आया इतना? Okay. Now the vessels contain liquid. दोनों के अंदर there is a liquid. That liquid is water and are provided with a piston. Airtight piston. Airtight piston होता है जिससे थोड़ा भी लीकेज, थोड़ा भी पानी साइड से बाहर नहीं आना चाहिए. सो द टू पिस्टन्स आर पिस्टन A एंड पिस्टन B. समझ में आया? ओके. नाउ वेसल A जो है इट इज स्मॉलर इन डायमीटर एज कंपेयर टू पिस्टन और वेसल Q. वेसल P जो है उसका डायमीटर इज स्मॉलर एज कंपेयर टू वेसल Q. क्योंकि ऑलरेडी बोला ना मैंने, इसका एरिया कम है और इसका एरिया ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली इसका डायमीटर कम है और इसका डायमीटर ज्यादा है. समझ में आया? ओके. नाउ द वेट इज पुट. द वेट इज प्लेस्ड ऑन द पिस्टन A. ओके. व्हेन द वेट इज पुट अपॉन A, इट विल एक्सर्ट अ फोर्स F1 ऑन पिस्टन A. तो यहां से F1 जो दिया है ना, F1, द फोर्स इज क्रिएटेड, फोर्स इज एक्सर्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन द पिस्टन A. और जैसे प्रेशर फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अंदर के जो लिक्विड है उसके ऊपर प्रेशर विल बी क्रिएटेड. इसके लिए लिखा है अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ. अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ, देखो यहां पर अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन पिस्टन A is transmitted through the liquid to the piston B. So as the force is applied, as the weight is put upon it, the force is acting in downward direction. So the pressure which is exerted on the piston A is transmitted through this tube, through the liquid to piston B. लेकिन यहाँ पर देख रहे हो फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड. तो यहाँ का प्रेशर भी नीचे की तरफ आ रहा है और वो पानी को, लिक्विड को with pressure is carrying to the bigger cylinder and it is creating a pressure in the upward direction. Getting it? तो देखो क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट अपना, this exerts an upward pressure P2. So here it is exerting an upward pressure P2 on the piston B. Piston B के ऊपर it is exerting an pressure P2 which is equal to P1. तो because of the Pascal's law, pressure exerted is ट्रांसमिटेड इक्वली. इसके लिए हम लोग बोलते हैं P2 एंड P1 बोथ द प्रेशर्स आर सेम. ओके. सो यहां पर जब प्रेशर इज क्रिएटेड इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब ये पिस्टन जो है उसके ऊपर फोर्स विल बी क्रिएटेड. कौन सा फोर्स है? F2 विच इज एक्टिंग इन विच डायरेक्शन? द फोर्स इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. समझेगा? एन अपवर्ड फोर्स F2 इज एक्सर्टेड ऑन पिस्टन B. तो फिर यहां पर भी कुछ प्रेशर एक्ट होगा. बराबर है? तो अभी when you understand this diagrammatically, थोड़ा उसका डेरिवेशन पार्ट भी देख लेते हैं. ओके, लेट अस सी. वापस से जस्ट कीप द टेक्स्ट बुक ओपन, कीप द डायग्राम ओपन. तो यहां पर वापस से मैं देख रहा हूं, यू हैव टेकन टू सिलिंड्रिकल वेसल्स P and Q with cross section area. Are you able to see clearly? Is the visibility clear? Yes. So now two cylindrical vessels P and Q with cross section areas A1 and A2 are connected by a horizontal tube R. Vessels containing liquid water
एंड आर प्रोवाइडेड विद टाइट पिस्टन्स ए एंड बी, वो भी देख लिया हम लोगों ने. वेसल पी इज स्मॉलर इन डायमीटर एज कंपेयर टू वेसल क्यू, वो भी देख लिया हम लोगों ने. व्हेन अ वेट इज प्लेस्ड, उसके ऊपर वजन रख दिया तो एक फोर्स क्रिएट होगा. इज प्लेस्ड ऑन पिस्टन ए, देयरफॉर इट एक्सर्ट्स अ फोर्स F1 ऑन पिस्टन ए. बराबर है. तो इसका मतलब यहां पर एक प्रेशर एक्ट होने वाला है. किसके ऊपर? फर्स्ट सिलेंडर के ऊपर. तो यहां पर प्रेशर क्या होगा? देयरफॉर P1 इज इक्वल्स टू F1 अपॉन A1, बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. तो ये फर्स्ट जो स्मॉलर सिलेंडर है उसके ऊपर ये प्रेशर एक्ट होने वाला है. गेटिंग इट? लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. चलेगा? P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1. समझ रहा है? ओके. नाउ अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन पिस्टन A इज ट्रांसमिटेड थ्रू द लिक्विड टू पिस्टन B. तो जो प्रेशर फर्स्ट सिलेंडर में क्रिएट हुआ था वो ट्रांसमिट होके दूसरे सिलेंडर में जाएगा, और दूसरे सिलेंडर में वो क्या करेगा? दिस एक्सर्ट्स एन अपवर्ड प्रेशर विच इज P2. देखा डायग्राम के अंदर, P2 ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है ऑन द पिस्टन B, विच इज इक्वल टू P1 अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ. That is P1 or P2, pressure exerted will be same. So can I say therefore P2 is equal to P1, that is pressure exerted in both the cylinders will be equal. चलेगा? तो keep it aside, इसको भी जमा करके रखो. Okay. Now an upward force F2 is exerted on the piston. डायग्राम में देखो, जैसे प्रेशर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है वैसे फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. मतलब वहां का जो क्यू सिलेंडर जो है ना, उसका पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा. इट विल मूव इन एन अपवर्ड डायरेक्शन. तो उसका फोर्स क्या है? F2. एंड अपवर्ड फोर्स F2 इज एक्सर्टेड ऑन द पिस्टन B. इसका मतलब क्या होगा? जो Q वाला सिलेंडर है उसके अंदर भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट हुआ है, हम लोग ने उसको P2 लिया है. देयरफॉर द प्रेशर ऑन द पिस्टन B विल बी रिटन एज P2 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2. क्योंकि ये सेकेंड सिलेंडर है तो इसके लिए हम लोग ने इक्वेशन बनाया, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2. समझ में आ रहा है? ओके. तो अगर ये सब समझ में आया है तो जस्ट हैव अ लुक एट द फर्दर डेरिवेशन पार्ट. यहां पर देख लो व्हाट एम आई ट्राइंग टू डिराइव. ओके. पहले तो ये देख लो एरियाज. पहले हम लोग ने क्या बोला था? एरियाज आर एरिया, वन एरिया इज ग्रेटर एंड वन इज स्मॉलर. हम लोग को ऑलरेडी पता है दैट A2 जो है इट इज ग्रेटर देन A1. बराबर है? A2 इज ग्रेटर देन A1. इफ A2 इज ग्रेटर देन A1 तो कैन आई राइट दैट A2 अपॉन A1 जो होगा ना, इट विल बी ग्रेटर देन 1. यहां पर कुछ नहीं, मतलब 1. इसको ऐसे ही रखो, खाली आगे अप्लाई करेंगे हम लोग, ये खाली एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है. ओके. नाउ यही स्टेटमेंट, ये वाला जो है ना स्टेटमेंट मैं वापस लिख रहा हूं. सो द स्टेटमेंट इज P2 इज इक्वल टू P1. अगर P2 is equal to P1, if P2 is equal to P1, what is P2? P2 is F2 upon A2, which is equal to P1. But what is P1? It is F1 upon A1. बराबर? Now I want the forces together. तो खाली इसको क्रॉस चेंज करेंगे, क्रॉस चेंज, इसको नीचे ले लेंगे, इसको ऊपर ले लेंगे. तो दैट मीन्स व्हाट डज द इक्वेशन बिकम? F2 अपॉन, इसको नीचे लिया तो F1 इज इक्वल टू, इसको मैंने ऊपर ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, A2 अपॉन A1. मतलब ये हो गया अपना डेरिवेशन. दैट इज द रेशियो ऑफ द फोर्सेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द एरियाज. लेकिन सर अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज आने वाला है, बट यहां पर मैं कुछ दूसरा डिराइव करके बता रहा हूं आपको. अभी देखो यहां पर हम लोग ने प्रूव किया F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1. बराबर है? इसका मतलब F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1. देखो, लेकिन A2 अपॉन A1 इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 1. A2 अपॉन A1 इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 1. तो क्यों ना मैं ऐसे लिखूं, इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 बट दिस इज ग्रेटर देन 1. बराबर है? इफ दिस इज ग्रेटर देन 1, A2 अपॉन A1 अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये भी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. देयरफॉर F2 अपॉन F1 शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 1. बराबर है? अगर ये ग्रेटर है तो इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन रहा है? दैट F2 इज ग्रेटर देन F1. समझ में आया? डेरिवेशन समझ में आया? वापस से एक बार गो थ्रू कर रहा हूं मैं. ऑलरेडी सेड दैट एरिया ऑफ द सेकेंड वेसल, सेकेंड यानी कि Q वेसल का जो एरिया है इट इज ग्रेटर देन P वेसल का एरिया. ओके. देयरफॉर
A2 इज ग्रेटर देन A1, A1 को नीचे ले लिया, देयरफॉर रेशियो बन जाता है A2 अपॉन A1 इज ग्रेटर देन 1. ओके, लीव इट असाइड, आगे बाद में यूज होने वाला है. नाउ वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट P2 और P1 प्रेशर ऑन इन बोथ द सिलेंडर्स इज इक्वल. P2 इज इक्वल टू P1, बट P2 का इक्वेशन इज व्हाट, F2 अपॉन A2, तो वो मैंने लिखा. एंड P1 का इक्वेशन इज F1 अपॉन A1, वो भी मैंने लिखा. लेकिन सिर्फ मुझे फोर्स का रेशियो चाहिए, तो फोर्स को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो F1 नीचे आ जाएगा और A2 ऊपर चला जाएगा. सो इट विल बिकम F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1. ओके, बट ये इक्वेशन के अंदर हम लोग ने प्रूव किया A2 अपॉन A1 इज ग्रेटर देन 1, A2 अपॉन A1 इज ग्रेटर देन 1. बट व्हेन दिस इज ग्रेटर देन 1, उसका फर्स्ट रेशियो इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, यानी कि F2 अपॉन F1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1. सिर्फ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मैंने प्रूव क्या किया, F2 इज ग्रेटर देन F1. ओके, F2 क्या था सर, F2 वॉज द फोर्स एक्टिंग अपवर्ड्स इन द वेसल Q, and F1 was the force exerted by the piston A in the cylinder P. बराबर है, तो इसका मतलब force exerted on the second is greater than the first one. First one तो already smaller force था, तो उसके वजह से greater force develop हुआ. देखो क्या लिखा है, a small force F1 is applied on the smaller piston A. डायग्राम में देख लो जरा, स्मॉलर पिस्टन A के ऊपर हम लोग ने F1 अप्लाई किया, जो कि बहुत ही कम फोर्स था, स्मॉल फोर्स था. तो उसकी वजह से क्या हुआ, इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अ लार्ज फोर्स. उसके वजह से अ लार्जर फोर्स इज डेवलप, दैट इज F2 ऑन अ बिगर पिस्टन P. ये तो वर्बली था, वही तो मैंने प्रूफ करके बताया दैट F2 इज ग्रेटर देन F1. यानी व्हेन स्मॉल फोर्स F1 इज अप्लाइड, वी कैन क्रिएट अ लार्जर फोर्स F2. एंड सिंस वी कैन क्रिएट अ लार्जर फोर्स, अ स्मॉलर फोर्स अप्लाई करते हैं और उसका डबल ट्रिपल फोर्स हो जाता है, मतलब द फोर्स इज गेटिंग मल्टीप्लाइड, एंड देयरफॉर सच टाइप ऑफ मशीन्स आर कॉल्ड एज फोर्स मल्टीप्लायर. समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सच टाइप ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स आर कॉल्ड एज फोर्स मल्टीप्लायर. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, हाउ द मशीन्स वर्क. जस्ट गो थ्रू इट प्रॉपरली, नोट्स को बराबर से पॉइंट वाइज कॉपी कर लो, ताकि इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू रिकलेक्ट द इक्वेशंस एंड द डेरिवेशन पार्ट. डेरिवेशन के लिए ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको भी नोट डाउन कीजिए. मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा मिक्सअप करके दिया हुआ है, तो मैंने इसको पॉइंट में कन्वर्ट करके गिवन यू इन ए सिंप्लीफाइड मैनर सो दैट इट कैन बी रिटेन्ड इन योर माइंड. बराबर है, जस्ट गो थ्रू इट. ओके, हैव अ व्यू, प्रॉपर व्यू, बराबर से दिख रहा है. सब पॉइंट्स 1 से लेके 9 तक का सब पॉइंट्स कवर हो रहा है. यहाँ पर क्लिक कर लो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, और यहाँ पर ये जो डेरिवेशन का पार्ट है तो उसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, एंड देन पुट अप इन योर नोटबुक. ओके.